हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी तक वेक्टर पढ़ाया। अब हमको स्टार्ट करना है लॉज ऑफ मोशन। हमने कहा कि दो शिफ्ट में चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। मैंने कहा एक तरफ से आपको पढ़ाया जा रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, और एक तरफ से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वेक्टर लॉज ऑफ मोशन। दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगी आराम से। ऐसा मत समझिएगा कि जिसको मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ा, जिसने लीनियर मोशन नहीं पढ़ा उसको समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहले वेक्टर पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कि वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी लॉज ऑफ मोशन में आएंगी, तो हमने इसलिए आप लोग को वेक्टर पढ़ाया। और उसी वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये चैप्टर है पूरा। जिसको वेक्टर अच्छे समझ में आया है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे, सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि एक बार पढ़ चुके हैं पहले 9th वगैरह में पढ़े हुए थोड़ा बहुत, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड वे में देखना पड़ेगा, और उस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको करने होंगे। तो लॉज ऑफ मोशन जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है आप लोगों के लिए। कहते हैं ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है, और ये मैकेनिक्स आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैकेनिक्स आपको आनी चाहिए। मैकेनिक्स तब आएगी जब आपको वेक्टर आएगा। इसलिए मेरे वेक्टर के लेक्चर को आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे फिर से देखिएगा। जल्दी जगह खत्म कीजिए, इस चैप्टर पे कंटिन्यू कीजिए। लॉज ऑफ मोशन, मोशन क्या है? एक वर्ड आता है मोशन। मोशन क्या है? स्टूडेंट जरा विचार कीजिए, ये मार्कर मेरे फेस के रिस्पेक्ट में सम डिस्टेंस पर है, ये इनके बीच की सेपरेशन चेंज हो रही है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रही। ओके, तो कहा जाएगा दिस मार्कर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फेस। मेरे फेस के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ऐसा माना जाएगा। लेकिन इसकी सेपरेशन अगर चेंज होनी शुरू हुई है ऐसे, अब देखो इसकी सेपरेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू माय फेस, है कि नहीं? तो अब कहा जाएगा दिस मार्कर इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू माय फेस, विद रिस्पेक्ट टू माय फेस। तो कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, इसके लिए एक रिफरेंस लेने की जरूरत पड़ती है। क्या रिफरेंस? विद रिस्पेक्ट टू माय फेस, ये अभी रेस्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू माय फेस ये अभी मोशन में है। कैसे? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है जो बॉडी मोशन में है उसको हम बोले कि रेस्ट में है? बिल्कुल। ये देखिए, नाउ थंब एंड मार्कर बोथ आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू माय फेस, एंड मार्कर इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू थंब। बट नाउ सी, thumb and marker both are in motion with respect to my face, but separation between thumb and marker is not changing. Therefore we can say that marker is in rest with respect to my thumb, है ना? दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, स्लोली मूव कर रही हैं, बट इन दोनों बॉडीज के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है। एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी क्या है? रेस्ट में है। तो समझ गए, रेस्ट में है या मोशन में है, इसको जानने के लिए हमको एक रेफरेंस लेने की जरूरत पड़ती है। ऑलवेज इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना कि बॉडी को रेस्ट में या मोशन में कहते वक्त आप लोग रेफरेंस क्या ले रहे हैं। माना कि सड़क पे कार दौड़ रही है, सड़क पे एक कार दौड़ रही है, आप क्या बोलेंगे? कार इज इन मोशन। बट उसी कार के पीछे दूसरी कार है, और उसी स्पीड से चल रही है उसी डायरेक्शन में।
तो दोनों कार के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, तो उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो कहा जाए कार बोथ कार्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बट दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. Everything is relative. Here rest and motion is also relative. Absolute rest या absolute motion possible ही नहीं है. We cannot find absolute rest or absolute motion in the universe. कहेंगे सर ये हमारा जो घर है ये तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, इसको मैंने कभी मोशन करते हुए नहीं देखा, इसे तो एब्सोल्यूट रेस्ट मान सकते हैं. मैं कहूंगा बेटा थोड़ा ब्रॉड सोचो, और अर्थ मूव कर रही है इस पर जाओ. क्या? अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस सन. अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग कर रही है, दो प्रकार का मोशन अर्थ कर रही है. तो अर्थ पे सिचुएटेड आपका घर रेस्ट में कैसे होगा? नहीं. हाँ, आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, आपका घर पड़ोस के घर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट इन यूनिवर्स अगर देखा जाए तो अर्थ मूव कर रही है, तो अर्थ के साथ साथ आपका घर भी मूव कर रहा है. इसीलिए कह सकते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आर नॉट अवेलेबल इन द यूनिवर्स. तो कहें सर अर्थ मोशन में है, तो मान के चले अर्थ मोशन में है. हाँ, अर्थ मोशन में है, बट विद रिस्पेक्ट टू अस अर्थ इज इन रेस्ट. अर्थ को हम एब्सोल्यूट रेस्ट में मान सकते हैं, अर्थ को हम एब्सोल्यूट रेस्ट में मान सकते हैं. किसके लिए? हम अपने रिस्पेक्ट में देखें तब, लेकिन ऑल ओवर यूनिवर्स में देखें ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में है. तो ये किसी के लिए रेस्ट में है, किसी के लिए मोशन में है. अब देखा ये जाए कि किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है. यही तो मैं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिस्पेक्ट. जिसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में वो बात डिफाइन होगी, बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है. तो मुझे लगता है आपको ये मोशन वाला ही बात समझ में आ गई कि बॉडी मोशन में है कब कही जाएगी? जब दो बॉडी के बीच का सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा होगा, तो कहा जाएगा ये बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है. और अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, ये मोशन में नहीं है. और बॉडी मूव करती हैं तो क्यों मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं, काज क्या है? लॉज ऑफ मोशन में हम ये पढ़ेंगे. मैंने बताया था मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांट देते हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन कैसे हो रहा है, क्या टाइम पर क्या स्पीड है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वेलोसिटी है, वगैरह वगैरह. हाँ, जिसमें हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन पढ़ा करते हैं. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन वगैरह पे, जिसको हम कहते हैं कि मैकेनिक्स का पार्ट है, इसे डायनेमिक्स बोलते हैं. है ना? डायनेमिक्स में क्या होता है? काज ऑफ मोशन पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? काज ऑफ मोशन. कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करते रहेगी या रेस्ट में आ जाएगी. हाँ, कोई बॉडी मूव करते वक्त रेस्ट में ही आना चाहती है या मोशन में ही रहना चाहती है. कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है या मोशन में आना चाहती है ना? और कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में जाना चाहती है, तो क्यों? व्हाट इज द काज ऑफ मोशन? हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट काज ऑफ मोशन. क्या? काज ऑफ मोशन. जरा विचार करो, ये मार्कर है, हमें इस कैप को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पुल किया, निकल गया, है ना? बट मीन्स हमने इस पर कुछ एक्शन लिया. हमने क्या किया? इस मार्कर पे कुछ एक्शन लिया. ये व्हाइट बोर्ड है, मुक्का मार के तोड़ना है.
तोड़ना है तो मुक्का मारना पड़ेगा ना, थोड़ा मारना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ा ना। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो हमारे आसपास की चीज जो दिखाई दे रही है, उसके शेप या साइज में चेंज करना हो, उसके शेप या साइज में चेंज करना हो, या बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना हो। कोई बॉडी रेस्ट में है, इसको हम मोशन में ले आना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो पुल करना पड़ेगा या तो पुश करना पड़ेगा। तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेकर आना हो, ये मोशन से रेस्ट में लेकर आना हो, तो हमको बॉडी पर एक्शन करने की एक्शन की जरूरत होती है। वी हैव टू एक्ट ऑन द बॉडी, या ए बॉडी हैव टू एक्ट ऑन द अनदर बॉडी। दिस एक्शन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज नोन एज फोर्स। एक बॉडी के द्वारा दूसरे बॉडी पे जो एक्शन एक्सर्ट किया जाता है, यही फोर्स है। एक्शन ऑफ ए बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज नोन एज फोर्स, है कि नहीं? बताया ना, एक्शन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी। अभी इसको मैं ऐसे लटका रखा है, अभी छोड़ दूं तो नीचे जाएगा ना, क्यों जाएगा? बिकॉज देयर इज एक्शन ऑन दिस बॉडी ड्यू टू अर्थ। अर्थ का इस बॉडी पे एक्शन है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब अर्थ का इस बॉडी पे एक्शन है। उसी एक्शन की वजह से दौड़ता हुआ जाएगा, और अभी नहीं जा रहा है, शायद मेरे द्वारा इस पर एक एक्शन लगाया गया है, इसी एक्शन की वजह से रेस्ट में है। वो अर्थ वाले एक्शन को ना मेरा वाला एक्शन गायब कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। द एक्शन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर इज नोन एज फोर्स। और सिंपल वे में बोलूं, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मुझे लगता है कई बार तो पढ़ चुके होंगे, पुल और पुश ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। या force is defined as the pull or push. Force is defined as the pull or push which tends to change the state of motion of a body. Which tends to change the state of motion of a body or shape or size of the body. Force एक ऐसा पुल या पुश है जो किसी बॉडी के मोशन के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, कर देता है, या उसके शेप को चेंज कर देता है। किसको? शेप को। रबर की बॉल लीजिए, रबर की बॉल, और यहां ऐसे बीच में रखिए, और दोनों हाथों से अपोजिट डायरेक्शन में पुश कीजिए। देखिएगा रबर की बॉल का शेप चेंज हो जाएगा। उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट था, अब भी रेस्ट है, बट शेप चेंज हो गया। मीन्स ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दोनों तरफ से ऐसे, दोनों एंड से पुल कीजिए तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। बॉडी रेस्ट में है, इससे मोशन में ला सकती है, अब बॉडी मोशन में है, इसको रेस्ट में कर सकती है। आप व्हीकल से चल रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं, हाँ, तो व्हील्स पर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और व्हील्स स्टॉप हो जाती है। फोर्स कैन स्टॉप ए बॉडी, फोर्स कैन मूव ए बॉडी, है ना। फोर्स एक बॉडी को चला सकता है, फोर्स बॉडी को स्टॉप कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स ही है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी चेंज कर देता है। अभी जो बोटमैन है, बोट लेके वाटर में स्टिल, मतलब बिल्कुल स्टिल वाटर है, जा रहा है, अचानक
हवा का झोंका आता है ना, तूफान आता है, स्टॉर्म आती है, तो स्टॉर्म में क्या होती है, उसकी नाव जो सीधे जा रही थी अब लड़खड़ाती है, थोड़ा बेंड हो जाती है। उस स्टॉर्म की वजह से उसकी बोट सीधे जाने के बजाय किसी अदर डायरेक्शन में जाने लगती है। क्यों? क्योंकि स्टॉर्म के आने की वजह से उस पर एक फोर्स लगने लगता है। अब फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। आप जब व्हीकल चला रहे होते हैं तो हैंडल पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना होता है कि नहीं? कार है तो व्हील ऑफ स्टीयरिंग पर फोर्स लगाते हैं, बाइक है तो हैंडल पर फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए भी फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं फोर्स इज अ एक्शन, फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर, ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर, which can change its state of motion, which can change its state of motion or shape and size of the body. ओके, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों को फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आइए फोर्स और मोशन के रिलेशन की बात करते हैं। फोर्स और मोशन के रिलेशन की बात करते हैं। फोर्स और मोशन में क्या रिलेशन है? एक बात तो आपने देख लिया, फोर्स और मोशन का सीधा रिलेशन है। लेकिन आइए देखते हैं डिटेल स्टडी, फोर्स और मोशन का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट आया। क्या? सबसे पहले अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट आया। क्या बताया गया इनके द्वारा? ये बिल्कुल जैसा हम लोग थिंक करते थे नॉर्मली बचपन में, ये भी ऐसे किए। क्या? आप जब सोचो, आप जब तक पैडलिंग करते रहते हो तब तक साइकिल चलती है, पैडलिंग स्टॉप कर दिया साइकिल भी स्टॉप हो गई। बाइक है, जब तक आप एक्सीलेटर, कोई भी व्हीकल है जब तक आप एक्सीलेटर दिए हुए हैं, मतलब इंजन वर्क कर रहा है तभी तक वो व्हीकल चलता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। बॉल है, प्लेन सरफेस पर आपने उसको छोड़ दिया, लुढ़का दिया है, बॉल कुछ दूर तक जाती है, आपने प्लेन सरफेस के अलावा उसको थ्रो किया है, कुछ दूर तक जाती है, जाकर के रुक जाती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती होती रुक जाती है। प्लेन है, हवा में उड़ रही है, उसका भी इंजन वर्क करना बंद कर दे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड डाउन होती होती वो भी क्रैश कर जाता है, गिर जाता है, क्रैश कर जाता है। मतलब जमीन पर चलना हो, हवा में चलना हो, पानी में जाना, कहीं भी हो, बॉडी जब मूव करती है तो मूव करते 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 रेस्ट की तरफ बढ़ती है। मूव करते करते रेस्ट की तरफ बढ़ती है। जब तक बॉडी पे एक फोर्स लगा के रखा जाता है तभी तक बॉडी मूव करती है, अदरवाइज वो रेस्ट में आ जाती है। कहाँ आती है? रेस्ट में आती है। तो अरिस्टोटल ने इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया। बोला द नेचुरल पोजीशन, नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज रेस्ट। रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी। इनका क्या होता है? रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी। देयरफॉर एवरी बॉडी टेंड्स टू कम in a rest. It can move only when a force is applied on it. इनका जब तक इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया रहेगा तब तक ये बॉडी मूव करती रहेगी। जैसे ही फोर्स हटा लिया जाएगा बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज रेस्ट, इन्होंने ऐसा बताया। मीन्स एक
सिंगल लाइन में कहा जाए तो कहा जाए Aristotle's law states that every body needs a force to continue its motion. ओके, मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए बॉडी को फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना फोर्स के बॉडी मोशन में बने नहीं रह सकती है। तो इस प्रकार से एरिस्टोटेलियन लॉ स्टेट्स दैट an external force is necessary to keep a body in motion. एक बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट ऑलवेज होती है, ये कहा इन्होंने। लेकिन इस बात को गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया। कौन? गैलीलियो ने। क्या कहा गैलीलियो ने? फिलहाल ऐसा करने में 2000 वर्ष का अंतर रहा। 2000 वर्ष का अंतर रहा, है ना। वो 300 समथिंग बीसी में बोले थे और गैलीलियो लॉ आया 1500 समथिंग में। मीन्स नियर अबाउट 2000 ईयर का गैप रहा। लेकिन गैलीलियो ने इनकी बात को गलत साबित किया। गैलीलियो ने क्या बोला? गैलीलियो ने बोला कि रेस्ट जो है नेचुरल स्टेट नहीं है। इनकी बात को गलत साबित किया, है ना। तभी से इनकी ये जो बात इन्होंने बताई थी, इस बात को एरिस्टोटल्स फैलेसी नाम से पढ़ा जाता है। किस नाम से? एरिस्टोटल्स फैलेसी। बिकॉज इनकी बात को पूरी तरह से गैलीलियो लॉ के द्वारा खारिज कर दिया गया, गलत प्रूव कर दिया गया। इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाई गैलीलियो। तो क्या कहा गैलीलियो ने? गैलीलियो ने बताया भैया कि बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये कहा गैलीलियो ने। कैसे? क्या एक्सपेरिमेंट किया? आइए देखते हैं। इन्होंने दो तरह के एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। एक बार सिंगल इंक्लाइंड प्लेन लिया, एक बार डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया। तो आइए पहले देखते हैं गैलीलियो सिंगल एक्सपेरिमेंट विद सिंगल इंक्लाइंड प्लेन। विद सिंगल इंक्लाइंड प्लेन। इन्होंने कहा ये सिंगल इंक्लाइंड प्लेन है, कहें इस पर एक बॉल को छोड़िए, बॉल नीचे की तरफ बढ़ती है और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाती है। और दूसरी बार इन्होंने क्या कहा? दूसरी बार में कहा अगर इंक्लाइंड प्लेन डाउन होने पे अप है, बॉल को अगर आप ऊपर की तरफ छोड़िए तो इसकी स्पीड जो है डिक्रीज होती जाती है। अब तीसरी बात उन्होंने कहा कि भैया अगर इंक्लाइनेशन डाउनवर्ड है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंक्लाइनेशन अपवर्ड है मतलब बॉल अप मूव कर रही है इंक्लाइन प्लेन पर, तो ये स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। मतलब उन्होंने कहा अगर सरफेस प्लेन हो जाए, नो इंक्लाइनेशन हो, तो बॉडी की स्पीड में कोई चेंज होने नहीं चाहिए। भाई डाउन होने पे इंक्रीज कर रही है, अप जाने पर स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो प्लेन होने पर स्पीड में चेंज होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा भी में कोई चेंज नहीं, नो चेंज। ये तो रहा इनका विद सिंगल इंक्लाइंड प्लेन। दूसरा एक्सपेरिमेंट इनका क्या रहा? दूसरा इनका एक्सपेरिमेंट जो रहा वो रहा विद डबल इंक्लाइंड प्लेन। क्या? विद 2 इंक्लाइंड प्लेन। देखिएगा इन्होंने क्या किया,
एक ऐसा लिया अरेंजमेंट जिसमें 2 इंक्लाइन प्लेन थे, एक इंक्लाइन प्लेन को फिक्स कर दिया, दूसरा कैन चेंज इट्स स्लोप, स्लोप को चेंज कर सकते हैं। ये जो एंगल है ना कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। इसको ऐसा है तो ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी मूव करा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक बार इसको फिक्स किया, यहां से कोई बॉल छोड़ा तो बॉल इसके नीचे आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया कहां से? ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया कहां से ऐसा कुछ सोचा जाए? तो जो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ये जो सिंपल पेंडुलम में बॉब होता है ना, एक स्ट्रिंग से लटकाया गया होता है, हैवी मेटेलिक स्फीयर छोटा सा, इसको खींच के छोड़ते हैं तो बार बार ये फिक्स पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव करता है, और जितनी बार मूव करता है सेम हाइट तक जाता है। क्या करता है? सेम हाइट तक, बोथ साइड सेम डिस्टेंस तक सेम हाइट तक जाता है। उसी से कॉन्सेप्ट लेकर के उन्होंने बताया। ऐसा 2 इंक्लाइन प्लेन लिया, 2 इंक्लाइन प्लेन लिया तो उन्होंने देखा क्या? देखा ये एक इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ी गई बॉल दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर उसी हाइट तक जाती है। क्या? उसी हाइट तक। यहाँ h हाइट से छोड़ी गई थी तो दूसरी तरफ भी वो h हाइट तक गई। फिर उन्होंने क्या किया? स्लोप को थोड़ा सा डाउन कर दिया, इस सरफेस के स्लोप को थोड़ा सा डाउन कर दिया, ये ऐसा किया। देखो थोड़ा सा डाउन लग रहा है। बॉल को छोड़ा इन्होंने, इंक्लाइन प्लेन के किसी हाइट h से छोड़ा, तो ये देखा उन्होंने कि दूसरी तरफ भी बॉल हाइट h तक ही गई, दूसरी तरफ भी बॉल h हाइट तक ही गई। उसके लिए बॉल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अब की बार देखिए इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, है ना भाई। देखिए हाइट सेम है, क्या हाइट सेम है, इंक्लिनेशन ज्यादा हो गया है, तो ये जो क्या बोलते हैं हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। उतनी हाइट यहाँ पर, उतनी हाइट यहाँ पर, बट यहाँ पे एंगल ज्यादा है, यहाँ पे एंगल कम है तो हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी उतनी हाइट पर पहुंचने के लिए। तो ये लेंथ उसको ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, तो बॉल ज्यादा लेंथ ट्रेवल करते हुए भी उसी हाइट को अचीव किया। क्या हुआ? बॉल उसी हाइट को अचीव किया। गैलीलियो ने कहा कि 2 इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, दूसरे प्लेन का हम इंक्लिनेशन कम करते जाते हैं, दूसरे प्लेन का इंक्लिनेशन कम करते जाते हैं, तो बॉल सेम हाइट को अचीव करने के लिए लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सेम हाइट को अचीव करने के लिए लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आप लोग भी ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस हाइट से छोड़ी गई थी उसी हाइट तक दूसरे सरफेस पर जाने के लिए बॉल लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन उसी हाइट तक जाती है। उन्होंने कहा ऐसा करते 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 अगर दूसरे प्लेन का स्लोप हम 0 कर दें, दूसरे प्लेन का स्लोप हम 0, ये देखिए ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दें, ये जो बॉल आएगी उसी हाइट की खोज में, उसी हाइट की सर्च में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अनअफेक्टेड ट्रेवल करती रहेगी। h हाइट से छोड़ी गई बॉल उसी हाइट तक अगेन जाने के लिए, उसी हाइट को अगेन अचीव करने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अनअफेक्टेड ऐसे ट्रेवल करती रहेगी। इस तरीके से उन्होंने बताया कि मोशन में कंटिन्यू रहने के लिए बॉडी को फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, मोशन से रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? तो जो बॉल को लुढ़का के छोड़ा था बॉल आगे जाकर रुक जाती है, ऐसा नहीं होता कि इनफाइनाइट तक चलती रहती। क्यों? तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एराइज हुआ, फ्रिक्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट? फ्रिक्शन का। एक बॉडी के कांटेक्ट में होते हुए जब दूसरी बॉडी ट्रेवल करती है, एक बॉडी के कांटेक्ट में होते हुए दूसरी बॉडी ट्रेवल करती है, तो ये बॉडी दूसरी बॉडी पे एक अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करती है। क्या? एक अपोजिंग फोर्स। जैसे अर्थ पर चल रही है बॉल, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ एक फोर्स लगा रही है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन ऑफ अर्थ ऑन बॉल। इसी अपोजिंग फोर्स की वजह से ही वो बॉल जाकर के कुछ दूर रुक जाती है। जितना अपोजिंग फोर्स लग रहा है, अगर इतना फॉरवर्ड फोर्स लगा के रखें तो शायद वो बॉल कभी न रुके, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0।
ऐसे ही जब हम पैडलिंग कर रहे होते हैं, जब तक पैडलिंग करते तो साइकिल चलती है, पैडलिंग हमने स्टॉप किया, कुछ दूर जाकर साइकिल रुक जाती है। तो पैडलिंग कर रहे होते, पैडलिंग के जरिए फ्रिक्शन ऑफ अर्थ को हम बैलेंस करते रहते हैं, फ्रिक्शन ऑफ अर्थ को हम बैलेंस करते रहते हैं। इसीलिए वो साइकिल क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती रहती है। नहीं तो एक बात देख लो, आप शुरुआत में जब आपको साइकिल की पैडलिंग स्टार्ट करनी होती है, जब आपको साइकिल की स्पीड बढ़ा रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जब साइकिल आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगती है, अब आपको पैडलिंग के वक्त थोड़ा कम स्ट्रगल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब आप मोशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्पीड इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स अर्थ के फ्रिक्शन फोर्स को भी बैलेंस करता है और एक नेट फोर्स भी प्रोवाइड करता है जिससे स्पीड इंक्रीज करे, तो फोर्स की वैल्यू अर्थ के फ्रिक्शन से ज्यादा है। लेकिन जब आपकी साइकिल कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगी, अब आपको सिर्फ उतना ही फोर्स लगाने की जरूरत होती है जितना कि अर्थ ने बैक डायरेक्शन में लगा रखा है, तो कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसीलिए जब कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चल रही होती है तो आपको थोड़ा कम फोर्स लगा करके कम स्ट्रगल करना पड़ता है और आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कराते रहते हैं। ये बात है। इन्होंने बता दिया कि गैलीलियो का कॉन्सेप्ट आया कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस प्रकार से गैलीलियोस लॉ निकल के आता है कि a body in rest or in uniform motion tends to remain in its state of rest or in its state of its यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी जो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो रेस्ट में बनी रहना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहना चाहती है जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। इसी लॉ को आगे बताइए कि न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बना दिया। तो गैलीलियो ने ये दे दिया कि ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, दैट इज a body in rest or in uniform motion will remain in its state of rest or uniform motion unless an external force is applied on it। जब तक कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए तब तक ये रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। आज जनरल इंट्रोडक्शन ही रहा है, धीरे धीरे हम चैप्टर के अंदर अच्छे से एंटर करेंगे। मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहें, आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप कंटिन्यूस बने रहिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी सब कुछ। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आप बताइए, उसको दूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।